हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल क्लास 8 का जो हमारा बिहार बोर्ड का चैप्टर 2 है भारतीय कृषि, उसका खाद्य फसली। आप लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मौसम के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये तीनों को मैंने पढ़ा था। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य फसलें। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग खाद्य फसलें पढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझिए खाद्य फसलें होता क्या है। तो खाद्य फसलें मतलब वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपजाया जाता है, यानी कि खाने वाला जिसे हम खाते हैं वैसा फसल जिसका प्रयोग खाने के लिए किया जाता हो, ठीक है, उसे हम लोग खाद्य फसल कहते हैं। तो खाद्य फसलों में दलहन और तिलहन मुख्य फसलें हैं। दलहन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त होता है और तिलहन जो होता है वह हमें वसा उससे मिलता है। तो इस खेती में रबी खरीफ दोनों ही में ही की जाती है। इसकी खेती जो होती है रबी में भी आती है और खरीफ दोनों ही अवधि में आती है। इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, मटर इत्यादि हैं। बिहार के टार क्षेत्र में दलहन की फसल खूब होती है। तिलहन की फसल वैसी फसलें हैं जिनके बीज काम में लाए जाते हैं। छोटे बीज वाले सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी हैं, जबकि बड़े बीज वाले सोयाबीन व नारियल हैं। ये सभी से तेल बनता है। इन बीजों से तेल निकाले जाते हैं। नारियल की फसलें दक्षिणा भारत, डेल्टाई क्षेत्र के समुद्र तटीय इलाकों में खूब होती है, जबकि सरसों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में तथा सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में खूब उपजाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर अनाज उत्पादन की भौगोलिक दशाएं दिया गया है कि इसमें इस फसल में औसतन तापमान कितना होगा, वर्षा की मात्रा कितनी होगी, इसमें कौन सी मिट्टी में ये उपजेगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसल उसे कहते हैं जिससे हमें रेशे की प्राप्ति होती है। जैसे कपास हो गया, कपास से हमें रेशे की प्राप्ति होती है, तो कपास हो जाएगा। देखिए बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। कपास और जूट, मैंने आपको बताया कपास और जूट प्रमुख रेशेदार फसलें, क्योंकि इससे जो होता है हमें रेशे की प्राप्ति होती है। कपास के पौधे के लिए काली मिट्टी में क्या उपजता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में ये उपजता है। ये सभी राज्य में। बिहार में कपास की खेती तो नहीं होती, लेकिन जूट की फसल खूब उगाई जाती है। यह कहते हुए भी मुस्कुराए, पुनः आगे कहने लगे, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में इसकी खूब उपज होती है। जूट की उपज के लिए साधारण तापमान 25 सेल्सियस से 35 सेल्सियस तक और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। किसकी उपज के लिए? जूट की उपज के लिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में यह खूब उपजाया जाता है जूट, ठीक है। और देखिए कपास का जो होता है, कपास उसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। देखिए खूब उपजाया जाता है। उन्होंने पास पड़े झोले को उठाकर दिखाया, यह जूट से भी बनी है। दीवारों पर चूने से की जाने वाली पोताई की कुंची भी जूट से ही बनती है। भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादन में अग्रणी देश हैं। बच्चों ने यह जानकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग जानेंगे पेय फसलें क्या होता है। तो देखिए पेय फसलें जिससे हमें पीने वाला चीज प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर किसान दादा ने कुछ सोचते हुए पूछा, आप लोग कौन कौन से पेय पसंद हैं? बहुत लोग बताएं, चाय, कॉफी, केक, ठीक है। ये सब पेय फसलों के उत्पादन हैं। चाय की फसल अपने देश में खूब होती है। इसका जो उत्पादन होता है वह असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में चाय की फसल अच्छी होती है, ठीक है। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया जिले में भी चाय की फसल होती है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी न्यायतक देश है। दूसरी पेय फसल है कॉफी, ठीक है। भारतीय कॉफी को ही मधुर कॉफी भी कहा जाता है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में पैदा किया जाता है। भारत कॉफी अपनी गुणवत्ता के कारण कॉफी जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। भारत में कॉफी की बहुत ही अच्छी उपज होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बागवानी फसल, ठीक है। देखिए जिसे बाग में लगाकर उपजाया जाता है। जैसे केला का जो पौधा होता है उसका बाग होता है। जैसे केला, आम, लीची, सब्जियों, फूलों आदि को घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व, त्योहार, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब्जियों की मांग प्रति
दिन होती है, इसलिए साग सब्जी की खेती ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। देखिए साग सब्जी की जो खेती होती है उसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक फसलें। रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च मिर्च गन्ना ये सब व्यापारिक फसल हैं। ठीक है, ये रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में उपजाई जाती है। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बीड़ी, सिगरेट, चीनी, टायर आदि उद्योगों इन्हीं फसलों पर आधारित है। बिहार में चीनी की कई मिलें। कहानी यही है कहानी हमारी फसलों और उसके उपयोग की। इतना कहकर सब चुप हो गए। अब हम लोग जानेंगे कृषि को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो देखिए कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है वर्षा पर निर्भरता, खेतों के छोटे आकार, भूमि का असमान वितरण, कृषि ऋण, कृषि विपणन, परंपरागत कृषि। तो देखिए यहाँ पर भारतीय कृषि क्षेत्र में 1/3 भाग इससे सिंचित है। क्षेत्र में मानसून की बारिश पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करता है खेती। ठीक है, कृषि का जो काम होता है या वर्षा पर निर्भर करता है। अगर वर्षा नहीं पड़ेगा तो फसल नहीं होगी। तो यही था। अब देखिए खेतों के जो छोटे आकार होते हैं वह कृषि को कैसे प्रभावित करता है। देखिए भारत में छोटे सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। जमीन में पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चकबंदी के अभाव, भूजोत बिखरे हैं। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है। देखिए छोटा सा जो भूमि है उसको जोतने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे भी कृषि में ये भी प्रभावित करता है। अब देखिए भूमि का असमान वितरण, भूमि का असमान वितरण में भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदार प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू हो गई और लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। कहीं कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत है तो अधिकतर जोतहीन है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कृषि ऋण। कृषि ऋण कैसे है, देखिए छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं में कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता है, जिससे कृषि में ऋण हो जाता है। लोग बीज खरीदने के लिए, दवाई देने के लिए कर्ज लेते हैं ऊंचे रुपये में, और जब फसल नहीं उपजता है तो उसको हानि हो जाता है, इससे कृषि ऋण हो जाती है। कृषि विपणन, देखिए अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादनों को बिचौलियों व व्यापारिक को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य है, जो उनको उचित मूल्य नहीं देते हैं। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं, ना ही बिक्री कर पाते हैं। देखिए कृषि विपणन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर ऋण लिए, उसके बाद ऋण लिए तो इसके ऋण चुकाने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, अपने फसल को अच्छे सस्ते दाम में ही बेचकर उसका ऋण चुकाते हैं। इससे जो होती है किसान को हानि होती है। ठीक है, ये भी कृषि को प्रभावित करती है। अब देखिए परंपरागत कृषि, भारतीय किसान हल, बैल, कुदाली, खंती, खुरपी, हसुआ इत्यादि परंपरागत औजारों से खेती करते हैं। फसल की कटाई, रोपाई मानव श्रम पर आधारित है। फसल के एक भाग को ही बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्म के पौधे का प्रचलन कम है। तो हमने वहाँ तक परंपरागत कृषि को समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप खुद से पढ़कर भी समझ सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं सिर्फ। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है श्री विधि तकनीक। यह तकनीक उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से जो होता है अच्छे बीज का चयन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले ब्रेड ड्रम जैसे बर्तन में पानी डालकर उनमें नमक डाला जाता है ताकि पानी का घनत्व बढ़ जाए। इस पानी में धान के बीज डाल दिए जाते हैं। अच्छे बीज पानी की तली में बैठ जाते हैं। ऐसे ही बीजों को निकालकर सुखा लिया जाता है। इस बीजों को खेती में छींटकर पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधे को उखाड़कर पुनः एक पौधा अलग रोपा जाता है। इन पौधे को कम पानी व कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो आप लोग समझ गए बीजों का उत्तम चयन कैसे किया जाता है। तो देखिए आगे क्या है, केचुआ का पालन कर खाद तैयार किया जाता है। केचुआ से देखिए इसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट।
देखिए वर्मी कंपोस्ट में होता क्या है, केचुआ से जिससे हमें खाद प्राप्त होता है उसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। देखिए जैविक खादों के उपयोग पर भी बल दिया गया है। अब तो किसानों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी खोले गए हैं जहां इससे किसानों के लिए एक विशेष प्रसारण या उनके प्रश्नों का हल किया जाता है। प्रखंडों में कृषि सलाहकार भी किसानों को सलाह देते हैं। मिट्टी जांच के लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है ताकि मिट्टी की उर्वरता की जांच कर आवश्यकता अनुसार उपाय किए जा सके। एटीएमए एवं बामेती जैसी संस्थाएं कृषि के क्षेत्र में किसानों की मददगार सरकारी एजेंसियां हैं। जैव खाद बनाने, केचुआ पालन का प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाकर उत्पादों को पुरस्कृत करके भी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो बड़े बड़े उपभोक्ता बाजार श्रृंखला के व्यापारी किसानों से सीधे उत्पाद खरीद रहे हैं। देखिए जैविक खाद जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है। जैविक खाद जो होता है वह ये सभी को खरपतवार, गंदे पदार्थों को, गोबर को, पत्तियों को, सभी को गड्ढे में एक खेत में उसमें सड़ाकर बनाया जाता है जिसे हम लोग जैविक खाद कहते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या है। देखिए असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक होती है, ये हम लोग पहले ही देख लिए। अब देखिए उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश, ये हम लोग चाय का देख लिए। चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, देखिए असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित एक निम्न भूमि है जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है। भारत के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्रों के विपरीत जहाँ चाय उत्पादन पर्वतीय ढालों पर किया जाता है, असम में चाय उत्पादन नदी घाटी में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर किया जाता है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी लोग होते हैं। कछारी लोग ही चाय बागान में काम करने वाले लोग होते हैं। चाय उत्पादन के लिए लगभग सभी भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ का औसत तापमान लगभग 25 से 30 सेंटीग्रेड एवं वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होता है जो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु को जन्म देती है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी आगे क्या है, इसके उत्पादन को बढ़ाती है। ऐसी परिस्थितियां चाय उत्पादन के अनुकूल मानी जाती है। इसी जलवायु के कारण असम की चाय में विशेष स्वाद व खुशबू आती है। असम में विशेष रूप से काली चाय का उत्पादन होता है। असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूच को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में यहाँ की उत्पादित चाय को ब्रिटेन के बाजारों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखिए आ गया है, ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण यहाँ चाय उत्पादन की तेजी से विकास हुआ। आज यहाँ लगभग 6,80,400 किलोग्राम चाय की उत्पादित प्रति वर्ष होता है। पहले चाय उत्पादन की प्रक्रिया मानव श्रम पर आधारित थी। इसका स्थान अब आधुनिक मशीनों ने ले लिया है। ये कुछ ही समय में चाय की पत्तियों को बेचने योग्य उत्पाद का रूप देती है। अब देखिए आगे क्या है, पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति का वास्तविक असर पंजाब में ही देखने को मिलता है, जहां हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों के प्रयोग व सिंचाई सुविधा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग के कारण खाद्यान्न फसलों विशेष रूप में से गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। इसलिए इस प्रदेश को गेहूं का टोकर कहा जाने लगा। ठीक है, इस प्रदेश को जो है गेहूं का टोकर भी कहा जाने लगा। आज देश का 20% से अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। पंजाब को जो है गेहूं का टोकरा भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, गेहूं का टोकरा। सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं के कारण यहाँ देश के अन्य भागों की अपेक्षा वर्ष में अधिक फसलों सामान्यतः 4 प्रति वर्ष का उत्पादन होता है। साथ ही इस कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा। इन दो फसलों के अतिरिक्त मक्का, तिलहन, दलहन, कपास इत्यादि फसलों के साथ व्यापक स्तर पर डेयरी फार्मिंग भी की जाती है। ठीक है,
यहाँ पर है, जिसके बड़े पैमाने में डेयरी उत्पादन जैसे दूध, घी, अंडा, मांस का भी व्यापक उत्पादन होता है। भारतीय कृषि में पंजाब का अग्रणी स्थान है। इसके बावजूद भारत का खाद्यान्न संकट के उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस प्रांत की कृषि के समक्ष अनेक समस्याएं आ रही है। यह शेष भारत के लिए चेतावनी के सूचक का कार्य करता है। मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से कम हो रही है। अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्याएं हो रही है। रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने से मानव मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो होती है कम होती है। कृषि में उपकरणों, उन्नत बीजों व कीटनाशी के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि लागत बढ़ रही है। बंटवारे के कारण खेतों के आकार छोटे हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पूरे चैप्टर को आज इस वीडियो में पढ़ लिए हैं हम लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।